नमस्कार मित्रों। विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के माध्यम से जानकारी देने का सिलसिला जो इस चैनल के माध्यम से हमने चला रखा है, उसी संदर्भ में आज हम वार्ता करने जा रहे हैं एक ज्वलंत मुद्दे पर जो आजकल काफी प्रासंगिक है। कोरोना महामारी, बदलता सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य। ये पूरे विश्व में किस तरीके से सारे दृश्यों को बदल रहा है, ये आप और हम सबके सामने है। इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शीला राय। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैडम। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। डॉक्टर शीला राय, आपके बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि आप एक ख्यातनाम समाजशास्त्री और राजनीतिक अध्येता हैं। देश दुनिया में आपने अपनी कई नई थ्योरीज के बारे में लोगों को अवगत कराया है, जिसमें भारतीय परंपराओं को लेकर तो बहुत ही विस्तृत अध्ययन आपका सब लोगों के सामने आता है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी देना उचित लगता है। आप इस समय प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर में, और आपने 1989 से 2018 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी है। आपका लगभग 30 वर्ष का अकादमिक एवं शोध का अनुभव है, जिसमें लगभग 35 पीएचडी शोधार्थियों को आपने अपने निर्देशन में शोध कराया है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आप जुड़ करके या संस्थाएं आपसे जुड़ करके लगातार संजीवनी ग्रहण करती रहती हैं, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि आप हैं प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज ISGS में 2016 से लगातार हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद, 2018 से लगातार हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। आप मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग स्टडीज IDS जयपुर हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में चेयर करती हैं रिसर्च कमेटी को, और सेक्रेटरी हैं आप फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी FANS राजस्थान चैप्टर की। आप एक्सपर्ट मेंबर हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। इससे पूर्व आप राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आप रहे, उस समय डायरेक्टर रहे सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज के। वहीं आप डायरेक्टर रहे डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट। आपने कई माइनर और मेजर प्रोजेक्टों को पूरा किया है। वहीं बहुत सारे शोध जर्नलों में आपने संपादकीय के रूप में कार्य किया है, और आज भी राज्यष्टि शोध जर्नल बहुत ही अच्छा शोध जर्नल है, जो राष्ट्रव्यापी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। गांधी वीथिका जैसे समसामयिक संदर्भ में जो आपके लिखे हुए शोध ग्रंथ हैं, प्रत्याशी चयन, दलीय राजनीति एवं जाति आदि बहुत सारा शोध परक सामग्री आपके विद्यार्थियों को और नए शिक्षकों के लिए, राजनीति के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल्स में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसी विभूति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आजकल तो वेबिनार के माध्यम से सब जगह जुड़े हुए हैं। खुद बहुत ज्यादा कार्यक्रमों के आयोजक रहे हैं। ऐसे विद्वान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर शीला राय हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हम पुनः आपका स्वागत करते हैं मैम। तो हम अपने विषय पर आते हैं। आज का अपना विषय है कोरोना महामारी, बदलता सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य। कुछ ईश्वरीय व्यवस्थाएं अपने आप पूरे प्रकृति को और समाज को, दुनिया को बदलती है और समय समय पर उसे अंकुशित करती है या एक दिशा देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहनजोदड़ो सभ्यताएं या फिर हड़प्पा सभ्यता ये सब न विकसित होती, न बाद में नेस्तनाबूद होती। कोई न कोई इन सब के पीछे उनको संदेश होता है, और ऐसा ही कोई संदेश कोरोना को लेकर भी ईश्वर का, प्रकृति का हम सब के लिए है। हम सबको बदलने के लिए या हम सबको आगे कुछ और बेहतर तरीके से जीवन जीने की शिक्षा देने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन इन सब के कारण पूरे विश्व में कई तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। तो कोरोना के कारण वैश्विक शक्ति समूहों में बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय
राजनीतिक रूप से शक्ति समूह कुछ अलग थे और आज शक्ति समूह कुछ अलग हो रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना के बाद वैश्विक शक्ति समूह में कुछ बदलाव हो सकता है या यही शक्ति समूह अलग तरीके से कार्य करेंगे, उनकी रिएक्शन अलग होगी? कैसे आप इसको रेखांकित करते हैं? महिंद्रा जी, पहली बार विश्व में एक ऐसी समस्या उत्पन्न होकर आई है जिससे लगभग समस्त देश ग्रस्त हैं जी और कमोबेश इनसे बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हुए। जी विश्व युद्ध भी हुआ, उससे पूर्व प्रथम 2 विश्व युद्ध हुए, उसके अतिरिक्त अनेक महामारियां भी हुई, लेकिन उनका जो व्याप्त प्रभाव था वो संभवतः ऐसा नहीं था जैसा इस बार हुआ, जिसका वैश्विक संदर्भ ऐसा है कि सभी देश एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि कैसे इस कोरोना जंग से विजय प्राप्त किया जाए। जी और ये मैं मानती हूँ कि जो नवीन विश्व व्यवस्था होगी उसमें जो विजयी राष्ट्र होगा जी उसके अस्तित्व को, जिसको हम कहते हैं वैश्विक स्तर पर उसके नेतृत्व को स्वीकारोक्ति प्राप्त होगी। जी ये पहली बार ऐसा हुआ। जैसे ऐसा नहीं है, आतंकवाद की भी समस्या उत्पन्न रही है और काफी समय से चल रही है, लेकिन सभी देश उस रूप से ना तो प्रभावित हैं और ना उस संदर्भ में बहुत ज्यादा जागृत और उस कार्यरत हैं। कुछ देश हैं जो बहुत प्रभावित हुए और आप ध्यान रखिए कि 9/11 के पश्चात बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं, बहुत बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने एकजुट होकर, जिसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम लोगों ने मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान चलाया। लेकिन ये एक ऐसा जंग है जिसको कई लोग कहते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध के समान लग रहा है ये। लेकिन इस बार अंतर ये है कि मानव समुदाय, समस्त देश एक वायरस के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और अभी भी सारी मानवता मिलकर भी, अभी 2, 3, 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उस युद्ध पर विजय प्राप्त तो नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी शक्ति का सूचक या सफल नेतृत्व का परिचायक उस वायरस को नियंत्रित करने या उसके विस्तार को सीमित करने में जो देश सफल हो रहा है अभी तक, उसके शक्ति का, उसके निर्णायक क्षमता का और उस देश के सामर्थ्य को पूरा विश्व आदर के साथ देख रहा है। और ये आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हैं जिसके प्रति समस्त विश्व का बहुत सम्मानजनक आदर प्राप्त हो रहा है हमें। और ऐसे में मैं आपको ये जो आपने कहा कैसी विश्व व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं, एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति हम देखें तो 2 महाशक्तियों के बीच या 2 ध्रुवों के बीच विश्व बट गया था और उन 2 ध्रुवों के बीच जो आपस में संघर्ष था वो खुले युद्ध के रूप में तो नहीं प्रस्फुटित हुआ, लेकिन छुटपुट घटनाएं तो होती रही। तनाव इतना अधिक था कि लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था कि कब अब तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि खेमों में विश्व बट गया था। एक अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी, उदारवादी तथा कथित देश, और एक सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी दर्शन का समर्थन करते हुए देश। ऐसे में जब बहुत तनाव और उन समर्थित देशों में आपस में इनकी एक की भी दूसरे से छुटपुट घटना हो जाती थी, संघर्ष हो जाता था, कोई प्रतिस्पर्धा हो जाती थी, तो महाशक्तियां उसमें हस्तक्षेप करने लगती। तब लगता था कि विस्फोटक स्वरूप ग्रहण कर जाएगा ये। लेकिन उसी बीच भारत जैसा देश, युगोस्लाविया जैसा देश, इन लोगों, टीटो, नासिर, अराफात ने मिलके और ये किया कि उन लोगों ने एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया, जो इतिहास साक्षी है इस बात का कि वैश्विक ध्रुवीकरण और तनाव में शैथिल्य उत्पन्न करने का जो कार्य किया, ये नॉन अलाइन मूवमेंट ने किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के पश्चात जो तनाव शिथिलता हुई
और जो वैश्विक स्तर पर जो थोड़ी शांति और अमन का प्रादुर्भाव हुआ और ये लगा कि प्रवर्तित होने लगा, एक ऐसी व्यवस्था प्रवर्तित हुई जिसमें लगा कि अब सभी देश सहअस्तित्व के साथ जिएंगे। लेकिन शनै शनै वो प्रतिस्पर्धा दोनों ध्रुवों में तो थी, पर वो प्रतिस्पर्धा का अंत हो गया जब सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यहाँ तक कि फुकुयामा ने तो ये भी कह दिया कि इट इज एंड, इतिहास का अंत हो गया, क्योंकि अब एक ध्रुवीय विश्व रह गया। और वो एक ध्रुवीय विश्व जब रह गया जिसमें पूंजीवादी उदारवादी चिंतन का परचम फहराने लगा और ये कहा लोगों ने कि अब इस केवल अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आया। उसके पश्चात अब पहली बार हम पिछले दशक से देख रहे हैं कि एक नवीन व्यवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें, और वर्तमान में विशेषकर हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच जो राजनैतिक आर्थिक संघर्ष का जो कहते हैं रूप प्रतिरूप देख रहे हैं, वो पहले सोवियत संघ और अमेरिका में तो वैचारिक राजनीतिक द्वंद्व था कि भाई साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, उदारवाद बनाम समाजवाद। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन में मूलतः तो उनका व्यापारिक संदर्भों को लेकर, आर्थिक संदर्भों को, ये आप और हम सब जानते हैं कि चीन भी साम्यवादी खेमे का, साम्यवादी विचारधारा का देश है, लेकिन उसने भी बदलती परिस्थितियों के साथ अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था सीमित रूप से एक अपने अलग ही प्रारूप को उसने उत्पन्न किया और वहां उसको सफलतापूर्वक उसको संचालित भी कर रहा है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, चीन ने जो अमेरिका के एक उसके वर्चस्व को चुनौती दिया, इससे पूरे विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था को देखने का हमें, अब इसको आप दुर्भाग्य कहिए या अवसर कहिए, क्योंकि ऐसा समय आया है कि चीन और अमेरिका के बीच जो द्वंद्व है उसमें हम ये देख रहे हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति के कारण उसने अपने साथ कई ऐसे देशों को सम्मिलित कर लिया है जिनको अपने हितों का संरक्षण उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देने में मिल रहा है। या मान लो ये बहुत कठोर शब्द भी लगे तो कम से कम उस खेमे में जुड़ जाने से, जैसे पाकिस्तान है, टर्की है, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से चीन के को समर्थन करने में ही अपना राजधर्म को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्हें अब अपने वर्चस्व को चुनौती जब प्राप्त हो रहा है तो वो चीन के प्रति विरोध या विरुद्ध जो जिस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, उसमें एक प्रकार से एक जिसको हम कहते हैं ना कि वो चिंगारी एक जो बहुत जबरदस्त मिल गई, वो ये कि वो जो वायरस का वो कोविड-19 जो हुआ है वो चीन से ही उत्पन्न हुआ। जिस चीन ने अमेरिका को चुनौती दी आर्थिक संदर्भों में, पूरे विश्व का फैक्ट्री कहलाने लगा चीन, क्योंकि अधिकांश उत्पादन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो पूरे विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो निर्माता हैं, उन सब का चीन में उनका उद्योग लगाना और वहां इन्वेस्टमेंट करना ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि चीन में स्किल्ड लेबर, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो आप समझ रहे हैं कि वहां की जो शासन व्यवस्था है वो कहती है अपने आप को पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन वो डेमोक्रेसी कैसी है ये आप और हम सब जानते हैं, विश्व विख्यात है उनकी अथॉरिटेरियन रजीम, है ना, अधिकारवादी जो उनकी व्यवस्था है। लेकिन वहां की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने अपनी क्षमताओं का विस्तार इतना किया कि अधिकांश देशों ने अपने औद्योगिक संरचनाएं अपने देश के बजाय वहां पर स्थापित कर दिया और चीन से पूरे विश्व में उत्पादन होकर और उत्पाद का वहां निर्यात किया जाता था, प्रदान किया जाता था। लेकिन चीन का धीरे धीरे वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने के कारण आज हम देख रहे हैं कि ये जो लोगों को ये आशंका है कि ये केवल कोविड-19 के कारण
जो फैक्ट्रीज या उद्योग हैं वो वहां से निकलकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये पलायन चीन को दंडित करने का एक शस्त्र है, ऐसा नहीं है। ये एक भावना जरूर उत्पन्न हुई है पूरे विश्व में कि चीन विश्वसनीय देश नहीं है, क्योंकि उसने अपने उस कोविड-19 के संदर्भ में यथार्थ को बहुत समय तक गोपनीय रखा। उसको सही समय पर अगर सूचित कर दिया जाता, पूरे विश्व को सावचेत कर दिया जाता, तो शायद इसका इतना विकराल स्वरूप देखने को नहीं मिलता। विश्व में मानव समुदाय का संरक्षण हो सकता था और कुछ सावधानी पहले से ही बरत ली जाती, तो शायद हम नियंत्रित भी कर पाते इसका प्रचार और प्रसार कोविड-19 का। वो बात अपनी अलग है। लेकिन पिछले साल ही एप्पल, डेल, HP जैसे कई कंपनीज हैं जिन्होंने 56 कंपनियां, लोगों ने बताया, जो मैंने कहीं पढ़ रही थी, अखबारों से ही सूचनाएं मिलती हैं और टीवी पर जो बहस होती है उससे देखते हैं, कि कहा गया कि उन कंपनीज ने चाइना से लास्ट ईयर ही तय कर लिया था कि वो बाहर जाएंगे और अन्य देशों में जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना में बढ़ गया। चाइना ने भी जैसे जैसे वो संपन्न होते गए और सफल होते गए, तो वहां भी उन्होंने वेजेस बढ़ाना शुरू कर दिया अपने श्रमिकों का, और श्रमिकों के वेजेस बढ़ने के कारण वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उनके जो औद्योगिक संस्थाएं हैं या जो व्यापारिक संस्थाएं, उनके उस अनुपात में उनको लाभ नहीं मिल रहा था। तो उन्हें लगा कि उनको ऐसा लगने लगा, और साथ में चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा आक्रामक, उसकी नीति थोड़ी आक्रामक होती है, और उस आक्रामक नीति के कारण जो आर्म ट्विस्टिंग करता है चाइना, उससे भी लोग थोड़े से त्रस्त थे। और यही कारण है, ये अनुमान लगाया जाता है कि कई कंपनियां बाहर जा रही थी। अब यहाँ विचारणीय बात ये है कि इसमें से 26 कंपनियां वियतनाम जा रही हैं, 11 कंपनियां ताइवान जा रही हैं, फिलीपींस जा रही हैं, केवल 3 कंपनियां उनमें से भारत आ रहे। ये जो आप विश्व व्यवस्था की बात कह रहे हो, उस व्यवस्था के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आर्थिक शक्ति के आधार पर किसी देश के सामर्थ्य का या उसकी क्षमता का या उसके विश्व पर प्रभाव के संदर्भ में उसका आकलन किया जाता है। तो हम वैश्विक स्तर पर, हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारी क्षमताएं भी हैं, पर हमारा जो जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और आवश्यक जो सुधार होने चाहिए, उसमें हमारे पीछे रहने के कारण हम चीन की बराबरी अभी नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा FDI को आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। यस, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अब ये जो नई व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था होगी, उसमें ऐसा प्रतीत होता है, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, विद्यार्थी के नाते मुझे ऐसा लगता है कि चीन की स्थिति निश्चित रूप से कमजोर होगी और भारत की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसके अनेक कारण हैं जो मैं आपको और परिगणित कराऊंगी अभी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं मानती हूँ ये कि भारत 80 और 90 का दशक, चीन में उनके यूथ की संख्या 65% थी, युवा की जो जनसंख्या थी, वहां वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई जनसंख्या नियंत्रण के कारण, नीति के कारण, और अब वहां की जो है एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। संयोग से भारत में आज की तारीख में हमारी जनसंख्या लगभग, युवा जनसंख्या वैसी है जो 80-90 के दशक में चीन में। तो इसलिए चीन की तुलना में भारत की युवा जनसंख्या अधिक है, तो वो जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वो उसका लाभ हमको मिलना चाहिए। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है हमारे पास इस समय, कैसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है भाई? नहीं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्षमता अधिक है, सामर्थ्य अधिक है। उस क्षमता और सामर्थ्य को दिशा कैसी देंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है, वियतनाम जैसा देश, फिलीपींस जैसा देश, ताइवान जैसा देश, जो अगेन अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं ये सारे के सारे, लेकिन इनकी जनसंख्या सीमित है। तो कितने ही स्किल्ड होंगे। वियतनाम की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ की जनसंख्या
पूरे विश्व के सारे उद्योगों के या बहुसंख्यक उद्योगों के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो फिर उन्हें अनिवार्य रूप से अन्य देशों में भी अवसर तलाशने होंगे। तो इस दृष्टि से मैं देखूं, यस, तो इस दृष्टि से मैं देखूं तो भारत का भविष्य विदाउट कोरोना वायरस भी थोड़ी बेहतर है। अब कोरोना वायरस के पश्चात तो भारत की स्थिति और भी बेहतर हो गई। बेहतर इस संदर्भ में, चीन का जो जिन कारणों से उसको क्षति पहुंच रही है, उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे कम हुई है। उसके जो कंपनीज में जो, जैसा मैंने आपको इंगित किया कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए वहां से जा रहे हैं। इसकी विस्तारवादी नीति के कारण चीन के रीति नीति से असंतुष्ट अनेक संस्थाएं और देश उनसे अपने संबंधों को थोड़ा, जिसको हम कहते हैं ना, कम या उसको हम कहें कि उतना सशक्त नहीं रखने में विश्वास रख रहे हैं। और भारत का जो वैश्विक पटल पे जो भारत की छवि उभर कर आई है, वो आज की स्थिति में बहुत ही, जिसको हम कहते हैं, पूर्व की तुलना में बहुत श्रेयस्कर है। और वो इसलिए है, सिर्फ कोरोना वायरस के नहीं, आप याद रखिए भारत की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने लगी। चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे योगा की बात हो, चाहे आप नमस्ते की बात हो, या आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि हम जिस प्रकार से, आप मालदीव का जल संकट भारत ने तत्परता से सहयोग प्रदान किया। श्रीलंका में ईस्टर में बॉम्बिंग्स हुई, वहां पर बम विस्फोट हुए, भारत ने जो संभव सहयोग हो सकता है वो प्रदान किया। नेपाल में भूकंप हुआ, भारत ने सबसे पहले वहां सहयोग प्रदान किया। यही नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हमारी जो केंद्र सरकार अपना रही है, ये हमारी उस रीति नीति का या हमारी संस्कृति का, परंपरा का परिचायक है कि आपको अपने पड़ोसियों में जब शांति रहेगी, मित्रता का वातावरण उत्पन्न होगा, और अगर मित्रता न भी हो तो कम से कम सहअस्तित्व की स्थिति उत्पन्न करने में आप सफल होंगे, तभी आप विकास कर पाएंगे। और विकास करने के लिए ये जो आवश्यक है, ये भारत को अपने सॉफ्ट पावर डेवलप करने में जो सफलता मिल रही है आज, शायद पहले नहीं मिली। और अभी जो केंद्र में जो शक्तियां हैं, वो भारत के, आप देखें डिजिटाइजेशन के प्रति जो हमने दृष्टिकोण अपनाया, वो भी भारत के लिए बहुत श्रेयस्कर हुआ। जनधन योजना के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया, और सब गरीबों के, आज आप सोच कल्पना कीजिए कि जब जनधन योजना की बात की गई थी तो लोगों ने उपहास भी किया था और कहा था कि ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस समय कहा जा रहा है बहुत सारी योजनाएं पुरानी जो इस समय बहुत अच्छी योजनाओं के रूप में सामने आ रही है। इन प्रश्नों पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वैश्विक स्तर पर ही अपनी बात एक बार थोड़ा सा और पूरी कर लें कि इस समय एक तो मेडिकल डिप्लोमेसी के रूप में भारत अपनी दवाइयां हाइड्रोक्लोरोक्विन के रूप में दूसरे देशों में भेज रहा है, और 100 देशों में बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें, कोई भी राजनीति, ठीक है हमारी भावना वसुदेव कुटुंबकम की है, लेकिन कोई भी राजनीति का कार्य बिना कारण के नहीं होता, और भविष्य में इसका रिटर्न हो सकता है, वो किसी रूप में मिले। लेकिन साथ ही रसिया की चुप भी इन सारी परिघटनाओं को लेकर के, बहुत ज्यादा उनका कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आ रहा है। और अमेरिका की बहुत ज्यादा परेशानियों की वजह से ट्रम्प साहब के आए दिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिससे बौखलाहट उनकी प्रकट होती है, बड़े ऐसा ही परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ये जो घटनाएं हैं, मेडिकल डिप्लोमेसी या बिल्कुल चुप हो जाना, किसी चीज को नहीं बोलना, ये क्या राजनीतिक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से अपना प्रश्न प्रस्तुत किया है कि आप ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल डिप्लोमेसी, कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि हमने जो चुनौतियां जो हैं वो उसको अवसर के रूप में रूपांतरित करने की क्षमता हमारे अंदर है, जिसको इस रूप में भी देखें कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस देश में पीपीई का जीरो निर्माण हो रहा था, पीपीई किट का, उस पीपीई किट का N95 मास्क का
लाखों के संख्या में हमने उत्पादन प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये जो हमने प्रारंभ कर दिया, और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए इस बात का कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल केयर जो हम प्रदान करने की क्षमता भारत में है, और आयुष मंत्रालय भी जिस प्रशंसनीय तरीके से कार्य कर रहा है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि मेडिकल एड के संदर्भ में पहले चाहे हमारी क्षमताएं विकसित देशों के समतुल्य नहीं रहा हो, लेकिन हम अवसर उत्पन्न होने पर हम ऐसी क्षमताओं को या ऐसी चुनौती अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम अपने सामर्थ्य को कई गुना विस्तृत करके और उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए, अभी आप अगर जाएंगे दिल्ली गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में जाने का अवसर 2-3 बार मुझे मिला, और मैंने वहां देखा एक पूरा विंग बना हुआ है जिसमें केवल विदेशी आते हैं और उनका उपचार होता है। बहुत गंभीर सर्जरीज वहां पर होती हैं, क्योंकि विकसित भारत में मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो रहा है। मेडिकल टूरिज्म भारत में डेवलप हो रहा है। देखिए, दिस मेडिकल टूरिज्म किस बात का संकेत करता है कि आपकी मेडिकल क्षमताएं वो कितनी परिष्कृत हैं और अच्छी हैं कि और साथ में अफोर्डेबल है, और अफोर्डेबल होने के नाते वो आपको त्वरित उपचार भी प्रदान कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि भारत में आप अमेरिका भी चले जाएं, यूके भी चले जाएं, तो भारतीय पृष्ठभूमि के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से वहां कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा जो कोविड-19 के पश्चात भी अनेक वहां जो शीर्षस्थ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो बहुत शीर्षस्थ पदों पर कार्यरत हैं, ऐसे लोग भी भारत से गए हुए लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो लोग वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बहुत उनकी तारीफ हो रही है। भारत की विशेषता इसमें ये है कि भारत न केवल सहयोग प्रदान कर रहा है, बल्कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी अपने सामर्थ्य को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि अमेरिका जैसे सर्वशक्तिशाली देश भी आपसे सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा है, और हमने प्रदान किया। और दूसरी तरफ चाइना ने जो किट्स प्रदान किए, उन किट्स के बारे में ही, उनकी क्षमता के बारे में, उसके जिसको हम कहते हैं ना, वो इतने फॉल्टी पाए गए, उनमें इस प्रकार के दोष पाए गए कि चाइना की पुनः विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो ये जो मेडिकल डिप्लोमेसी, इसको डिप्लोमेसी ना कहकर हम कहेंगे ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये हम सिर्फ आत्म केंद्रित होकर नहीं काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ भारतीयों का ही नहीं संरक्षण करेंगे, विश्व में कहीं भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो मानव धर्म के नाते हम वहां भी उस प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। 100 से ऊपर देशों में हम लोगों ने हर प्रकार का मेडिकल सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया। रशिया को लेकर के टिप्पणी बताया कि मेडिकल संदर्भों में जो देश विजयी होगा कोरोना कोविड-19 को पराजित करने में, वो देश एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में उभर कर आएगा पूरे वैश्विक व्यवस्था। बिल्कुल, चाइना की यही स्थिति थी, क्योंकि चाइना ने अपना व्यापार मेडिकल पर कंसंट्रेट किया था। मेडिकल के इक्विपमेंट, मेडिकल के सारे मेडिसिन वगैरह का रॉ मटेरियल पूरे विश्व में चाइना से जाता है, इसीलिए वो इस मामले में बहुत डोमिनेंट होने की स्थिति में आ गया था। रशिया पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, अभी रशिया की स्थिति ऐसी है, रशिया भी शक्तिशाली देश है, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के सामान्यतः हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि रशिया की बात करते हैं, छवि यूएसएसआर का उभर कर आता है। उसकी तुलना में वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना, सीमित शक्ति के रूप में उभर कर आया है, और वर्तमान में उसका मौन रहना और बहुत जिसको हम कहते हैं प्रखर ना होना, मुखर ना होना, और सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए ये है कि पुतिन जी से भी मोदी जी के अच्छे संबंध हैं।
हमने अपने डिप्लोमेसी को, मैं हमेशा ये बात कह रही हूँ आजकल, मैं ये मानती हूँ कि नॉन अलाइनमेंट से हमने मल्टी अलाइनमेंट के फेज में अपने आप को हमने प्रवेश किया है। ऐसा नहीं है कि हम नॉन अलाइन रहेंगे। जो देश अच्छा करेगा, जिसके साथ संभावनाएं अधिक से अधिक होती हैं अच्छा करने की, हम उस देश के साथ अलाइनमेंट करने में हमें कोई परहेज नहीं, कोई संकोच नहीं, बल्कि हमें हम उत्साहित हैं। हम चीन के साथ भी अच्छे संबंध रखेंगे तो हम अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखेंगे। हम इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी हमारा अच्छा संबंध होगा। तो ये रशिया के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। भारत को किसी देश से दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि जब हमने तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी, प्रधानमंत्री जी ने तो जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उसमें भी आमंत्रित किया। अनेक ऐसे पहल किए जिसके कारण उनको आलोचनाओं को भी सहना पड़ा कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक शायद सौहार्द कायम करने के लिए कुछ कदम उठाए, जिसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये आक्षेप वैश्विक स्तर पर नहीं लग सकता कि भारत ने अपने प्रयासों में कोई कमी रखी। इसीलिए आज वैश्विक स्तर पर आप देखें, भारत की जो छवि उभर कर आई है आतंकवाद के विरुद्ध एक शक्ति के रूप में, सहयोग प्रदान करने के संदर्भ में, या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखने के नाते, पर साथ ही साथ ये भी कि अगर आप उनके हितों पर कुठाराघात करेंगे तो वो देश मौन बैठकर सहन नहीं करेगा, बल्कि उसका प्रतिकार करने की क्षमता भी रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजें उभर करके सामने आती हैं कि एक तो वाजपेयी जी ने कहा था, दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। तो भावनाएं हमेशा हर देश के साथ ऐसी रहती है, और कुछ समय के लिए हमारी विदेशी नीति ये भी रही थी, पूर्व की ओर देखो, लेकिन आज हो गई कि चारों ओर देखो। किसी एक दिशा की ओर की बजाय चारों ओर देखने की स्थिति में आ गए हैं आज। नहीं, वही नहीं महेंद्र जी, ये भी है कि पहले कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। जी मैंने ये कहा, मोदी जी कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। केवल लुक नहीं, आप कार्य कीजिए। बिल्कुल 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 एक्शन मैन है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना की एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी देखें तो कोरोना जो विश्वव्यापी स्थिति में आया है, तो आज एक मानवीय दृष्टिकोण नए तरीके से उभरने लगा है। ये कुछ चीजें, दोनों चीजें होती है, अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हो सकता है 50% लोग ऐसे होते हो जो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मानवीय सहायता करना चाहते हैं, लेकिन 50% लोग वो भी हैं जो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, मन से किसी की सेवा करना चाह रहे हैं। ऐसे में ये जो मानवीय दृष्टिकोण एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरे विश्व में उभर रहा है, क्या इसको लेकर के अपन को आश्वस्त होना चाहिए, या ये मानना चाहिए कि ये कुछ समय के लिए, ज्यादा समय न टिक पाए हो सकता है, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए पूरे विश्व में एक मानवीय दृष्टिकोण बहुत अच्छा उभरेगा? देखिए, मैं ये आपको बताऊं कि जब कोई संकट उत्पन्न होता है तो मानव का जो स्वाभाविक स्वरूप या असली स्वरूप वो उभर कर आता है। अब आप जो, या उसके जो संस्कृति जिसको उसके अंदर नर्चर किया गया है, पोषित किया गया है, वो संस्कृति जो कई बार अपने अलग अलग परिस्थितियों में शायद कहीं दबी हुई हो, वो मुखर हो जाता है। ये मैंने देखा, मूलतः तो हम सभी मनुष्य हैं, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सबके, भारतीय संस्कृति ये स्वीकार करती है कि हर व्यक्ति में उस परमात्मा का अंश है, तो नैतिकता का एक अंश तो है। अब उस नैतिकता के उस अंश को, उस परमात्मा के उस अंश को हम प्रतिबिंबित करने के लिए हमें कितना प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बार बार हमें सीख कैसी दी जाती है, और हमारे चारों तरफ वातावरण और पर्यावरण कैसा निर्मित किया गया है। अगर वो निरंतर रूप से आपको वो प्रवचन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जीवन के आचार व्यवहार के माध्यम से अगर वो आपको उससे हमेशा आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब भी अवसर आएगा तो वो उभर कर सामने आएगा और वो आपके व्यक्तित्व को आच्छादित कर देगा। तो भारत में
हमारे यहाँ आप देखेंगे, मुझे इस बात का संतोष होता है, आप कहते हैं कि ये कुछ जो अपवाद हैं जो केवल फोटो के लिए ऐसा करते हैं। मैं खुद विवेकानंद केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, मैं नगर संचालक हूँ जयपुर की, और मैंने ये देखा कि जैसे ही ये समस्या उत्पन्न हुई, हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसे लोगों की, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे वंचितों को, ऐसे श्रमिकों को, ऐसे परिवारों को जो दैनंदिन जीवन के लिए रोजमर्रा अपने वेतन लाते हैं, ये कुछ कमाते हैं और खर्च कर पाते हैं, ऐसे लोगों के सामने जीवन यापन के ऊपर संकट हो गया है, तो इन लोगों का सहयोग करने के लिए कुछ लोग योगदान करें। मान लीजिए प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है और चीफ मिनिस्टर है, उसमें तो हम लोगों के वेतन इत्यादि से कट के जाता ही है, लेकिन स्वेच्छा से कोई योगदान करें, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने मुक्त हस्त से लोग दान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों ने आपस में मिलजुल कर, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आप अखबार उठाकर देखिए, आपको रोज मिलेगा अग्रवाल समाज कर रहा है, खंडेलवाल समाज कर रहा है, जैन समाज कर रहा है, ब्राह्मण समाज कर रहा है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो ये समुदाय हैं, ये सामुदायिक स्तर पे भी कर रहे हैं, वैयक्तिक स्तर पर भी कर रहे हैं, और विदेशों के बारे में तो कुछ संस्थाएं हैं जो आप जानते हैं, मिलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो संस्था है, वो कितना योगदान करती है पूरे विश्व में, जहां जहां मानव का कल्याण हो सकता है, जिस मामले में जिस तरह से अजीम प्रेम जी हैं, वो भी बहुत योगदान कर रहे हैं। कोई कॉर्पोरेशन और संस्था सब अपनी अपनी जगह से कर रहे हैं, और मानवता का श्रेष्ठतम स्वरूप जो हमें देखने को आज मिल रहा है, संभवतः ये भावना, ये प्रतिबिंबित ही नहीं बल्कि कार्यरत रूप में देखने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर न करे पुनः कभी ऐसी विभीषिका देखने का अवसर मिले, लेकिन ऐसे में मानववादी स्वरूप मनुष्य का, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा और सौहार्द का ये जो वातावरण हम ये देख रहे हैं कि आपस में, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग जिस शब्द से मुझे आपत्ति है, लेकिन वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बावजूद सामाजिक संबंध और मानवीय संबंध, आप जो कह रहे थे कि भारत इतने देशों का सहयोग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम सब एक परिवार के लोग हैं, और मेरा कोई भाई अगर गरीब, आज मुझे अगर किसी बात से सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है तो वो ये कि हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, उनके संदर्भ में हमने वो त्वरित नीति अपनाई नहीं जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सकता, और आज वो कष्ट जो झेल रहे हैं उससे आप और हम भी द्रवित हो रहे हैं। हम जिस प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं, सरकारें भी ले रही हैं, कुछ जो आवश्यक कदम उठा रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। पर ये फैक्ट है कि केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होता होगा कि सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत और अन्य पाश्चात्य देशों में अंतर ये है कि हमें जब फिजिकल डिस्टेंसिंग कर दी गई, तो जो बेटा बेटी पश्चिम में अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रखे हैं, वृद्धाश्रमों में, वो वहां भी जाके संभाल नहीं सकते वृद्धाश्रमों। हमारे माँ बाप हमारे घरों में हैं, हमारे साथ, इसलिए हम उनकी सेवा जिस प्रकार कर पा रहे हैं, वो शायद अपने जीवन के आपाधापी में, नौकरी के और रोजगार के आपाधापी में जितना नहीं कर पा रहे थे, उससे अधिक कर पा रहे हैं। ये आपकी संस्कृति का परिणाम है, आपकी परंपरा का परिणाम है कि आप अपनी उस मानवीय संवेदना और मानवता के भाव को जिस प्रकार से कार्य रूप में परिणत करने में सफल हो रहे हो, वो पश्चिम में नहीं कर पा रहे, और वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं एक विभिन्न स्वरूप ग्रहण कर ली हैं, जहां व्यक्ति केंद्रित विचार प्रधान हो गया है, और उसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक संबंध वो जिसको हम कहते हैं उतने सशक्त नहीं है जैसे होने चाहिए, और उसी का परिणाम ये है कि बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस कर सकते हैं, राज्य सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति उस प्रकार से सहयोग नहीं कर सकता है जैसा हमारे देश में हम आज कर रहे हैं। तो ये, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो सामान्यतः मनुष्य होने के नाते हम में वो संवेदना का स्तर थोड़ा और श्रेष्ठ हो जाता है, और हम सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए
और सबके प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं।